हेलो ड्रीमर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब जिंदा होंगे। आज हम सीखेंगे आर्कीबैक्टीरिया। जैसे कि हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लिया है, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन देख लिया है और बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन भी इसे अच्छी तरह से हमने सीख लिया है। तो उसी तरह से अब ज़रा हम बैक्टीरिया जो होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम आर्कीबैक्टीरिया जो है इसे समझने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यू बैक्टीरिया जो है उसे समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं इनका क्या फीचर होता है, ज़रा हम पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। मतलब जो बेसिक फीचर होता है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखें कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं और यही फीचर इन्हें दूसरे बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होता है पहले हम उसे समझ लेते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो सकता है, जहाँ पर हाईली एसिडिक नेचर हो सकता है, जहाँ पर कोई ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं हो सकता है, जहाँ पर सॉल्टी एरिया हो सकता है। तो ये जो सारे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स होते हैं, तो ऐसी जगह पर ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं। तो इसलिए ये बात आप ध्यान में रखें कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। और एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होता है ये हमने अभी देख लिया है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाईली एसिडिक या फिर सॉल्टी एरियाज, हाईली सॉल्टी एरिया जो होते हैं यहाँ पर ये आर्कीबैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर पाते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आर्कीबैक्टीरिया के सामने ये अरररा वर्ड यूज़ किया है। और आपको ये बात पता होगी कि अरररा जो वर्ड होता है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी के साथ कोई बुरा हादसा हो जाता है तब जाकर हम ये अरररा वर्ड यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से आप इस वीडियो में देखोगे कि जिसमें इस इंसान के साथ जो हादसा होता है वो काफ़ी बुरा हादसा होता है, मतलब वो अरररा जैसा ही हादसा होता है। और उस हादसे की वजह से इस इंसान को ये बात पता लगती है कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो वाकई में अजीबोगरीब जगह पर पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस इंसान की ये वीडियो देख सकते हो। Taking care of elephants can be dangerous. There's many ways to get injured by an elephant, getting stepped on or crushed. Sometimes they can swat at you with their trunks, but there's certain precautions we take as professionals. But not everyone is a professional. At a zoo in Mexico, a daydreaming worker sweeps out the elephant pen. But he ignores the first rule of elephant care. Watch your back. Or at least watch the elephant's back. Now he's packed into a pachyderm. Eventually, the elephant squeezes him out. Thanks to this stupid behavior, it's a day he'll never forget. तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस इंसान के साथ जो हादसा हुआ था वो काफ़ी बुरा हादसा हुआ था और इस इंसान को इस हादसे की वजह से ये बात पता लगी कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो वाकई में अजीबोगरीब जगह पर पाए जाते हैं। तो इसलिए हमने आर्कीबैक्टीरिया को क्या कहा है, अरररा बैक्टीरिया। और हमने अरररा बैक्टीरिया क्यों कहा है, क्योंकि जब हम आर्कीबैक्टीरिया को अरररा बैक्टीरिया ये वर्ड से पुकारेंगे तो ये वर्ड हम जब यूज़ करेंगे तो इससे हमें ये इंसिडेंट याद आएगा जिसके इस इंसान के साथ जो हादसा हुआ वो याद आएगा और इससे हमें ये बात पता लग जाएगी कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो वाकई में अजीबोगरीब जगह पर पाए जाते हैं। तो अब आपको ये जो बेसिक फीचर है आर्कीबैक्टीरिया का वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जिसमें हमने देखा कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, मतलब अजीबोगरीब जगह पर पाए जाते हैं। तो अब ज़रा हम आर्कीबैक्टीरिया जो है इसे समझने से पहले हम ज़रा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है पहले हम उसे एक बार जल्दी से देख लेते हैं और फिर बाद में हम आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं उनके फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसे समझ लेते हैं। आपको पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने डेवलप किया था, वो आर.एच. व्हिटेकर ने डेवलप किया था। तो ये बात आपको अच्छी से पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आर.एच. व्हिटेकर ने डेवलप किया था। और उसी तरह से आपको ये बात भी पता होगी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम्स हमें मिलते हैं। वहाँ पर हमें मिलता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एंटे और एनिमल है। तो ये जो सारे ग्रुप्स है, ये जो सारे किंगडम्स है, ये हमें
5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मिलते हैं, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। और उसी तरह से आपको ये भी पता होगा फिर 5th किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 6th किंगडम क्लासिफिकेशन डेवलप्ड हुआ था। और ये जो 6th किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने डेवलप किया था? वो डेवलप किया था कार्ल वुश ने। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि 6th किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कार्ल वुश ने डेवलप किया था। और यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो 6th किंगडम क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ था तो वो मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, और उसी से ये 6th किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो डेवलप्ड हुआ है, जिसमें मोनेरा का जो ग्रुप था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, और वो 2 पार्ट्स थे आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो यहाँ पर 6th किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें आर्कीबैक्टीरिया मिलता है, यूबैक्टीरिया मिलता है, हमें यहाँ पर प्रोटिस्टा मिलता है, फंजाई मिलता है, प्लांटे और एनिमलिया। तो ये जो सारे किंगडम्स है ये हमें 6th किंगडम क्लासिफिकेशन में मिलते हैं, जिसमें हमने देखा आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। और ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखिए कि 6th किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा का जो ग्रुप था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, और उसी से हमें आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया मिले हैं। तो एक और बात यहाँ पर आप नोट कर लें कि ये जो 6th किंगडम क्लासिफिकेशन जो डेवलप्ड हुआ था तो वहाँ पर मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, और वो किसकी बेसिस पर उन्हें डिवाइड कर दिया गया था? तो वो डिवाइड कर दिया गया था 16S rRNA की बेसिस पर। मतलब 16S राइबोसोमल आरएनए जो है उसकी बेसिस पर इन्हें मोनेरा के जो ग्रुप्स थे, मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। मतलब ये जो मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें 16S राइबोसोमल आरएनए जो होता था उसका न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में डिफरेंसेस नजर आते थे, और उन्हीं डिफरेंसेस को देखकर ये जो मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। और वो 2 पार्ट्स कौन से थे? एक था आर्कीबैक्टीरिया और एक था यूबैक्टीरिया। तो आज सबसे पहले हम इसी आर्कीबैक्टीरिया को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि मोनेरा का जो ग्रुप था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, वो था आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। और वो किसके बेसिस पर उन्हें डिवाइड कर दिया गया था? वो 16S आरएनए के बेसिस पर, 16S rRNA की बेसिस पर। मतलब 16S राइबोसोमल आरएनए जो था उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में डिफरेंसेस नजर आ रहे थे, और उसी की बेसिस पर इन्हें आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया गया था। तो अब जरा हम सबसे पहले ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं इनके फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्कीबैक्टीरिया जो है, अब जरा हम इनके क्या फीचर्स नजर आते हैं जरा उससे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया है उनका जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि आर्कीबैक्टीरिया आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल। तो ये जो आर्कीबैक्टीरिया है वो काफ़ी प्रिमेटिव बैक्टीरियाज है, मतलब काफ़ी पुराने बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से इनमें कोई इवोल्यूशन नहीं आया है, तो इसलिए इन्हें लिविंग फॉसिल कहा जाता है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि आर्कीबैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही पुराने बैक्टीरिया है, और जिसकी वजह से इनमें कोई इवोल्यूशंस नहीं आया है, तो इसलिए उन्हें लिविंग फॉसिल कहा जाता है। फिर अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हैलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज, मिथेनोजेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं इन्हें दूसरे बैक्टीरिया से अलग क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। और वो एक्सट्रीम कंडीशंस कौन से हो सकते हैं? वो होता है सॉल्टी एरियाज। तो जो भी बैक्टीरियाज जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं तो उन्हें हैलोफाइल्स कहा जाता है, और फिर वो हॉट स्प्रिंग में भी रहते हैं तो उन्हें थर्मोएसिडोफाइल्स कहा जाता है, और मार्शी एरियाज में रहते हैं तो उन्हें मिथेनोजेंस कहा जाता है। तो मार्शी एरिया मतलब क्या होता है? मार्शी एरिया हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर दलदल वाला जो एरिया होता है उन्हें हम मार्शी एरियाज कहते हैं। मतलब जहाँ पर फॉरेस्ट भी होता है और उसके कनेक्टिंग लिंक में रिवर मौजूद होती है, तो ऐसे जो दलदल वाला एरिया होता है, जो ऐसा दलदल वाला एरिया होता है उसे हम मार्शी एरिया कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किस तरह के बैक्टीरियाज हमें नजर आते हैं। वो हैलोफाइल्स हो सकते हैं, वो थर्मोएसिडोफाइल्स हो सकते हैं, या फिर वो मिथेनोजेंस हो सकते हैं। तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं इन्हें हम एक एक करके आज समझने की कोशिश करने वाले हैं।
तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखिए कि सॉल्ट एरियाज में जो रहते हैं बैक्टीरिया उन्हें हेलोफाइल्स कहा जाता है, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं तो उन्हें थर्मास्यूडोफाइल्स कहा जाता है, और जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उन्हें मेथेनोजेंस कहते हैं। तो अब आपको ये जो सारे ग्रुप्स है ये पता लग चुके हैं। फिर अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो हमने देखा था कि एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो कर पाते हैं। तो वो वहाँ पर इसलिए ग्रो कर पाते हैं क्योंकि इनके पास जो डिफरेंट सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है, और इसी सेल वॉल की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि इनकी जो सेल वॉल होती है इसी की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो किस तरह से होती है, दूसरे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे किस तरह से होती है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। तो ज़रा हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, जब हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया का, तो वहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था सेल वॉल का, तो एक बार हम जल्दी से उसे देख लेते हैं और फिर बाद में हम इनमें क्या डिफरेंसेस मिलते हैं ज़रा हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है ज़रा हम उसे समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो किन चीज़ों से बनता है, वो बनता है मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट से और एमिनो एसिड की चेन से। तो ये दो कंपोनेंट से ये पेप्टिडोग्लाइकेन बनता है। फिर हमने देखा है कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है यहाँ पर मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं, वो होता है नैग, और आपको ये पता है कि नैग क्या होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसा अमाइन। और उसी तरह से जो दूसरा मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट होता है वो नैम होता है। और नैम क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता है कि नैम एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड होता है। और आपको ये भी पता होगा फिर नैम पर एमिनो एसिड की चेन प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह से यहाँ पर एमिनो एसिड की चेन मौजूद होती है। फिर हमने देखा था कि नैग और नैम के बीच में एक लिंकेज प्रेजेंट है, और वो लिंकेज क्या होता है, उसे बीटा 1,4 लिंकेज कहा जाता है। तो अब आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से पेप्टिडोग्लाइकेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें मिलता है, जिसमें हमने देखा कि मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स नैग और नैम होता है, और नैम पर कुछ एमिनो एसिड की चेन प्रेजेंट होती है, और इसे हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। तो इसे पेप्टिडोग्लाइकेन क्यों कहा जाता है, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब नैग और नैम होता है, तो इसलिए इसे ग्लाइकेन कहा गया है। और नैम पर एमिनो एसिड की चेन होती है, तो इसलिए उसे पेप्टिडोग्लाइकेन कहा गया है। और फिर आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से नज़र आता है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, नैग और नैम होता है। तो नैग क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन होता है, और नैम क्या होता है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड होता है। और उसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था कि नैम पर जो एमिनो एसिड की चेन प्रेजेंट होती है तो वो आप इस इमेज में देख सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो कि एलेनिन होता है, ग्लूटामिन होता है, लाइसिनिन होता है और एलेनिन होता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर नैम पर एमिनो एसिड की चेन प्रेजेंट होती है। तो अब आपको इस इमेज से ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। और फिर मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि नैग और नैम के बीच में हमें बीटा 1,4 लिंकेज मिलता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके नेबर में जो मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उससे ये अटैच होते हैं, और उनमें हमें टेट्रापेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग मिलती है। तो अब आपको बेहतर तरीके से इस इमेज से ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है उसका स्ट्रक्चर हमें किस तरह से नज़र आता है।
तो अब ज़रा हम ये जो आर्कीबैक्टीरिया होता है इनकी सेल वॉल जो होती है उसमें क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, ज़रा हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ज़रा हम सुडोपेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ज़रा हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखें कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है उसे ही म्यूरिन भी कहा जाता है, और उसी तरह से ये जो सुडोपेप्टिडोग्लाइकेन होता है और उसे ही सुडोम्यूरिन भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि पेप्टिडोग्लाइकेन को ही म्यूरिन कहा जाता है और सुडोपेप्टिडोग्लाइकेन को ही सुडोम्यूरिन कहा जाता है। तो अब ज़रा हम जो सुडोपेप्टिडोग्लाइकेन होता है जो कि इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है तो वो किस तरह से होता है, ज़रा हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो सुडोपेप्टिडोग्लाइकेन होता है यहाँ पर भी मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट होता है नैग। तो नैग क्या है ये आपको पता है, एन-एसिटिल ग्लूकोसामाइन होता है। और फिर दूसरा मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो नैट होता है। तो नैट क्या होता है, नैट एन-एसिटिल माइनोरेमिक एसिड होता है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर जो नैट होता है उसे एन-एसिटिल माइनोरेमिक एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नैट पर कुछ इस तरह से अमीनो एसिड की चेन भी बनी हुई होती है। वहाँ पर हमने देखा था कि नैम पर अमीनो एसिड की चेन प्रेजेंट होती है, मतलब एन-एसिटिल म्यूरामिक एसिड जो होता है उस पर अमीनो एसिड की चेन प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर नैट पर अमीनो एसिड की चेन प्रेजेंट होती है। और आपको ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी कि नैट मतलब क्या होता है, एन-एसिटिल माइनोरेमिक एसिड। फिर उसी तरह से यहाँ पर नैग और नैट के बीच में भी लिंकेज प्रेजेंट होता है, और वो लिंकेज कौन सा होता है, वो लिंकेज होता है β13 लिंकेज। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो लिंकेज प्रेजेंट होता है वो β13 लिंकेज होता है। और जैसे कि हमने वहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन में देखा था कि वहाँ पर β14 लिंकेज मौजूद था, तो यहाँ पर जो लिंकेज होता है वो β13 लिंकेज होता है। तो अब आपको कुछ इस तरह से ये जो सुडोपेप्टिडोग्लाइकेन होता है इसका स्ट्रक्चर हमें मिलता है। तो अब आपको ये अच्छे से पता लग चुका होगा कि सुडोपेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जिसमें हमने देखा मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो नैग और नैट होता है, और नैट क्या होता है, एन-एसिटिल एसिड। और फिर हमने ये भी देखा कि नैट पर अमीनो एसिड की चेन प्रेजेंट होती है। और उसी तरह से यहाँ पर जो डिफरेंसेस हमें मिलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन से, तो यहाँ पर हमने देखा कि नैग और नैट के बीच में जो बॉन्ड होता है तो वहाँ पर हमें β13 लिंकेज मिलती है। और उसी तरह से हमने वहाँ पर देखा था पेप्टिडोग्लाइकेन में वहाँ पर हमें β14 लिंकेज मिलता है। तो ये दो डिफरेंस हमें सुडोपेप्टिडोग्लाइकेन में मिलते हैं। यहाँ पर नैम की जगह पर नैट होता है, और लिंकेज जो होता है यहाँ पर β14 लिंकेज जो हमें पेप्टिडोग्लाइकेन में मिलता है तो वही हमें यहाँ पर β13 लिंकेज मिलता है। और उसी तरह से यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि इनके पास ये β13 लिंकेज मौजूद होता है। और ये जो β13 लिंकेज होता है वो आसानी से एक्सट्रीम कंडीशंस में ब्रेक नहीं होता, तो इसी की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं, वहाँ पर ये ग्रो कर पाते हैं। तो इसलिए आप ये बात ध्यान में रखें कि आर्कीबैक्टीरिया वहाँ पर क्यों ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास ये β13 लिंकेज मौजूद होता है। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से इनका सुडोपेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर होता है और किसकी वजह से ये उस एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। फिर अब ज़रा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ ब्रांच चेन लिपिड विच डिक्रीजेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है आर्कीबैक्टीरिया में तो उनकी मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से इनकी जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। फ्लूइडिटी डिक्रीज होना मतलब क्या होता है कि इनकी जो फ्लोटिंग एबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब तैरने की जो इनकी एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। और इसी की वजह से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमें ओशन के सरफेस पर पाए जाते हैं, मतलब डीप ओशंस में पाए जाते हैं। तो अब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है आर्कीबैक्टीरिया में तो उसमें ब्रांच चेन लिपिड प्रेजेंट होता है, और उसी की वजह से इनकी जो
मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और इसी की वजह से ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो ओशन के फ्लोर पर पाए जाते हैं। तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है जिसमें ब्रांच चेन लिपिड प्रेजेंट होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है उसे भी हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा हम इस इमेज से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो आर्कीबैक्टीरिया होता है उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस तरह से बनती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो पहली इमेज नज़र आ रही है वो फॉस्फोलिपिड फ्रॉम आर्किया का नज़र आ रहा है, और उसी तरह से आप सेकेंड इमेज को देख सकते हो कि आपको फॉस्फोलिपिड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकेरिया का नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो फॉस्फोलिपिड होती है वो हमने पढ़ा है जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनती है, और फॉस्फोलिपिड जो होता है वो किससे बनता है, वो बनता है फॉस्फेट ग्रुप से, ग्लिसरॉल बैकबोन से और फैटी एसिड की चेन से। जैसे कि आप देख सकते हो कि सेकेंड इमेज में फॉस्फोलिपिड एंड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकेरिया का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फॉस्फोलिपिड होता है वो किससे बनता है, फॉस्फेट ग्रुप से बनता है, ग्लिसरॉल बैकबोन से बनता है और फैटी एसिड की चेन से बनता है। तो अब जरा हम ये समझ लेते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड होती है आर्कीबैक्टीरिया की, उसमें हमें किस तरह के डिफरेंसेस मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फॉस्फोलिपिड होता है आर्कीबैक्टीरिया का, तो वहाँ पर हमें ईथर लिंकेज मिलता है, और उसी तरह से यहाँ पर हमें फाइटेनिल की साइड चेन नज़र आती है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि आर्कीबैक्टीरिया में वहाँ पर हमें ईथर लिंकेज मिलता है फॉस्फोलिपिड में, और फाइटेनिल की साइड चेन, ये दोनों चीज़ें हमें, ये दोनों जो डिफरेंसेस है ये हमें आर्कीबैक्टीरिया में मिलते हैं। और फिर अब ज़रा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड होता है उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ जो आपको इमेज नज़र आ रही है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकेरिया नज़र आ रहा है, और फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर फ्रॉम आर्किया का स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फॉस्फोलिपिड होता है बैक्टीरिया और यूकेरिया में, तो वहाँ पर हमें बाइलेयर मिलती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो फॉस्फोलिपिड के बीच में स्पेस मौजूद है, तो इसे ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। और उसी तरह से आप देख सकते हो कि आर्कीबैक्टीरिया में क्या होता है कि वहाँ पर फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो फॉस्फोलिपिड के बीच में कोई स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट होता है, जिसमें हमने देखा कि आर्कीबैक्टीरिया में फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर मिलती है, और उसी तरह से फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर मिलती है वो हमें बैक्टीरिया और यूकेरिया में मिलती है। तो अब एक बार फिर से हम जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें सीखने की कोशिश की है, जिसमें हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड जो होता है आर्कीबैक्टीरिया में, वहाँ पर हमें ईथर लिंकेज मिलता है और फाइटेनिल की साइड चेन मिलती है, और उसी तरह से हमने ये देखा कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो मोनोलेयर की तरह होता है। मतलब जो फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर होती है वहाँ पर हमें ये आर्कीबैक्टीरिया में मिलती है, जिसमें हमने देखा कि दो फॉस्फोलिपिड होती है उनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। और फिर लास्ट इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर फाइटेनिल की साइड चेन प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर ब्रांचिंग फॉर्म हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखें कि ये जो ब्रांच चेन लिपिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होने की वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर्कीबैक्टीरिया के, उनमें मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और इसी की वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें डीप ओशंस में मिलते हैं। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जो आर्कीबैक्टीरिया होता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से बना हुआ होता है। और ये बात भी आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर ब्रांच चेन लिपिड जो होती है वो फाइटेनिल की साइड चेन की प्रेजेंट होने से फॉर्म होती है, और ये जो ब्रांच चेन लिपिड होती है वो प्रेजेंट होने की वजह से इनकी जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और इसी की वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डीप ओशंस में पाए जाते हैं। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि इस इमेज से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आर्कीबैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हमें मिलते हैं। तो जैसा कि आपने इस इमेज में देखा कि किस तरह से इनमें ब्रांच चेन लिपिड प्रेजेंट होती है, और उसी की वजह से इनकी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाती है, और उसी की वजह से ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये डीप ओशंस में पाए जाते हैं। फिर अब ज़रा हम जो मैंने ग्रुप्स आपको बताए थे जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं ये आर्कीबैक्टीरिया, तो इनके जो ग्रुप्स है वो हमने कौन से देखे हैं। हमने देखा है हेलोफाइल्स, थर्माइसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। तो इन्हें हम एक एक करके अब समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम मिथेनोजेंस जो है
उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिथेनोजेंस जो है उसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है कि वो एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है। तो ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, मतलब जहाँ पर कोई ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता तो ये मिथेनोजेंस जो होते हैं वहीं पर रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं। तो इसलिए ये बात आप ध्यान में रखें कि मिथेनोजेंस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, मतलब जहाँ पर कोई ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता ये वहाँ पर रहते हैं। फिर उसी तरह से आप देख सकते हो कि ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो केमोऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है ये उस एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं। तो इसलिए ये बात भी आप ध्यान में रखें कि मिथेनोजेंस जो होते हैं वो केमोऑटोट्रॉप्स होते हैं। फिर आप देख सकते हो कि ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग CO2 मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड इनटू मीथेन। तो ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये CO2 मिथेनॉल और फॉर्मिक एसिड जो होता है उसको मीथेन में कन्वर्ट करा पाते हैं, और इसी केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है ये उससे वो अपना खाना बनाते हैं, तो इसलिए इन्हें केमोऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो CO2 मिथेनॉल और फॉर्मिक एसिड जो होता है उसका कन्वर्जन मीथेन में करा पाते हैं। फिर अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोस। तो ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये रूमिनेंट एनिमल्स के गट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम रूमिनेंट एनिमल्स मतलब क्या होता है पहले उसे समझ लेते हैं। तो ये जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो खाना होता है स्टमक में वो वापस अपने माउथ में लेकर आते हैं चीविंग करने के लिए। तो इस तरह की जो प्रोसेस कर पाते हैं उन्हें हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से पता लग चुकी होगी कि रूमिनेंट एनिमल्स मतलब क्या होता है कि जो स्टमक में खाना होता है उसे वो वापस अपने माउथ में लेकर आते हैं चीविंग करने के लिए, और इस तरह की जो प्रोसेस कर पाते हैं उन्हें हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। इससे हम थोड़ा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे हम इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं इनके स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको रूमेन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको रेटिकुलम होता है, ओमासम होता है और अबोमासम होता है। तो ये जो 4 पार्ट्स होते हैं ये स्टमक के होते हैं। तो इनमें सबसे पहले क्या होता है कि जब खाना होता है जो फूड होता है वो पहले रूमेन तक पहुंचाया जाता है, और फिर रूमेन में जो खाना होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, और ये जो पार्शियली डाइजेस्ट खाना होता है फिर वो वापस रेटिकुलम में पहुंचाया जाता है, और रेटिकुलम से ये जो एनिमल्स होते हैं उसे वो वापस अपने माउथ में लेकर आते हैं और उसका चीविंग करते हैं। तो यहाँ पर जो पार्शियली डाइजेस्टेड खाना होता है ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल्स होते हैं उसका ये चीविंग करते हैं, और फिर बाद में ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड खाना होता है वो वापस रेटिकुलम में पहुंचाया जाता है, और फिर रेटिकुलम से ये ओमासम तक पहुंचता है, और फिर ओमासम से आप देख सकते हो कि वो अबोमासम तक पहुंचता है, और फिर अबोमासम से वो इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। तो कुछ इस तरह से ये जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं कुछ इस तरह से इनमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है, और फिर इस तरह की जो प्रोसेस कर पाते हैं रूमेन से जो खाना होता है वो अपने माउथ में लेकर आते हैं चीविंग करने के लिए। तो इस तरह की जो प्रोसेस कर पाते हैं उन्हें हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। तो अब आपको ये बात भी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि रूमिनेंट एनिमल्स हम किसे कहते हैं, जिसमें हमने देखा कि स्टमक से जो खाना होता है वो वापस अपने माउथ में लेकर आते हैं चीविंग करने के लिए, और इस तरह की जो प्रोसेस कर पाते हैं तो उन्हें हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। फिर ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो इन्हीं रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे कि हमने देखा था कि ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, मतलब जहाँ पर कोई ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता तो ये वहाँ पर ग्रो करते हैं। तो ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये इन्हीं के गट में भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर कोई ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट को देख सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिथेनोजेंस होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग। तो ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो बायोगैस प्लांट में भी यूज होते हैं जहाँ पर ये मीथेन का प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये बायोगैस प्लांट में भी यूज होते हैं जहाँ पर मीथेन का प्रोडक्शन कर पाते हैं, जिसमें हमने देखा कि ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो CO2 मिथेनॉल फॉर्मिक एसिड जो होता है उसका कन्वर्जन मीथेन में करा देते हैं। तो इसलिए ये जो मिथेनोजेंस होते हैं वो बायोगैस प्लांट में भी यूज होते हैं।
फिर अब ज़रा हम इनके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं ज़रा उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिथेनोजेंस जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स जो है मिथेनोजेंस के कौन से देखे हैं, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको मिथेनोजेंस जो है ये अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इनके फीचर्स क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हमने कौन से देखे हैं, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम। तो अब ज़रा हम नेक्स्ट ग्रुप को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ज़रा हम हेलोफाइल्स जो है उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेलोफाइल्स जो होते हैं उनके क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हेलोफाइल्स होते हैं वो एनारोब्स होते हैं। तो एनारोब्स मतलब क्या होता है कि ये जो हेलोफाइल्स होते हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स भी हो सकते हैं या फिर वो फैकल्टेटिव एनारोब्स भी हो सकते हैं। ऑब्लिगेट मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर कोई ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता। और उसी तरह से ये जो हेलोफाइल्स होते हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होते हैं, मतलब ऑप्शनल होते हैं। मतलब जहाँ पर कोई ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है तो ये वहाँ पर भी ग्रो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर करके वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। तो इसलिए उन्हें फैकल्टेटिव एनारोब्स भी कहा जाता है। तो इसलिए ये बात आप ध्यान में रखें कि ये जो हेलोफाइल्स होते हैं वो एनारोब्स होते हैं, मतलब वो ऑब्लिगेट एनारोब्स भी हो सकते हैं या फिर वो फैकल्टेटिव एनारोब्स भी हो सकते हैं। फिर उसी तरह से ये जो हेलोफाइल्स होते हैं ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो इसलिए ये जो हेलोफाइल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि हेलोफाइल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। फिर आप देख सकते हो कि लिव्स इन एक्सट्रीम सलाइन एनवायरनमेंट सच एज सी, सॉल्ट लेक। तो ये जो हेलोफाइल्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर सॉल्टी एनवायरनमेंट मौजूद होता है, जैसे कि सी और सॉल्ट लेक। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि ये हेलोफाइल जो होते हैं वो सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इन स्ट्रॉन्ग लाइट दिस हेलोफाइल्स डेवलप्ड अ पिगमेंटेड मेम्ब्रेन, पर्पल मेम्ब्रेन composed of a pigment called bacteriorhodopsin to harness the sun's energy। तो ये जो हेलोफाइल्स होते हैं इनके पास बैक्टीरियोडोप्सिन नाम का पिगमेंट मौजूद होता है, और ये जो बैक्टीरियोडोप्सिन जो पिगमेंट होता है वो फोटोसेंसिटिव होता है, मतलब लाइट पड़ने पर ये जो बैक्टीरियोडोप्सिन होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो उसी की वजह से ये जो बैक्टीरियोडोप्सिन होता है ये हेलोफाइल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पर्पल कलर की जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉर्म करा देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो रोडोप्सिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो इंसानों की आंखों में भी प्रेजेंट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रोडोप्सिन नाम का जो पिगमेंट होता है वो फोटोसेंसिटिव होता है, मतलब लाइट पड़ने पर वो एक्टिव हो जाता है। तो इसी की वजह से इंसान डीम लाइट में भी देख पाते हैं। तब आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो रोडोप्सिन जो पिगमेंट होता है वो इंसानों की आंखों में भी प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से इंसान अंधेरे में भी देख पाते हैं। तो ये जो बैक्टीरियोडोप्सिन होते हैं वो हेलोफाइल्स में एनर्जी का प्रोडक्शन करने में भी मदद करते हैं, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन करने में भी मदद करते हैं। तो वो किस तरह से होता है उसे हम इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा हम इस इमेज से ये समझने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरियोडोप्सिन जो होते हैं वो किस तरह से सेल के अंदर एसिडिटी मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो कि जब ये बैक्टीरियोडोप्सिन पर सनलाइट की एनर्जी पड़ती है तो वो आप देख सकते हो कि उसने पर्पल कलर की मेम्ब्रेन बना ली है। फिर उसी तरह से आप देख सकते हो फर्स्ट इमेज में कि जब उस पर सनलाइट की एनर्जी बढ़ती है तो वो उसने यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सेल के बाहर आपको प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बनाया है ये बैक्टीरियोडोप्सिन द्वारा बनाया गया है, और ये तभी होता है जब बैक्टीरियोडोप्सिन एक्टिव हो जाता है, मतलब जब उस पर सनलाइट की एनर्जी पड़ती है तो ये जो बैक्टीरियोडोप्सिन होते हैं वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लेते हैं। और उसी तरह से जब ये बैक्टीरियोडोप्सिन जब एक्टिव हो जाते हैं तो उस समय उसके साथ साथ उसके आसपास के जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको प्रोटॉन पंप भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है, जो कि आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा है। फिर आप देख सकते हो कि बाहर की तरफ जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना हुआ है, तो बाहर से जब ये प्रोटॉन्स जो होते हैं वो जब अंदर लाया जाता है इस प्रोटॉन पंप द्वारा तो उस समय
कुछ एटीपीज भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोटॉन पंप से कुछ एटीपीज भी बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ये भी बताया था कि हैलोफाइल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो इसलिए यहाँ पर जब ये प्रोटॉन पंप जब एटीपीज बनाते हैं तो ये जो एटीपीज होते हैं ये फूड बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है, ये बल्कि सेल के दूसरे एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि हैलोफाइल्स में जब ये एटीपीज बनते हैं तो वो फूड बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है, वो बल्कि सेल के दूसरे एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं। फिर उसी तरह से आप देख सकते हो कि जब ये सेल के अंदर का जब एसिडिटी बढ़ जाता है, मतलब जब यहाँ पर मतलब प्रोटॉन का जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो प्रोटॉन जो होते हैं वो फिर से इसी बैक्टीरियोडोप्सिन जो है उसके द्वारा सेल के बाहर भेजा जाता है। तो कुछ इस तरह से सेल के अंदर की जो एसिडिटी होती है वो बैक्टीरियोडोप्सिन द्वारा मेंटेन की जाती है। तो अब ज़रा हम ये भी समझ लेते हैं कि ये बैक्टीरियोडोप्सिन जो होते हैं वो सेल के अंदर एसिडिटी मेंटेन क्यों करके रखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि हैलोफाइल्स जो होते हैं वो सॉल्टी एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं। तो जब सेल के अंदर जब ज़्यादा एसिडिटी होगी तो चांसेस होते हैं कि बाहर का जो सॉल्टी वाटर होता है वो अंदर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब सॉल्टी वाटर जो होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इसलिए चांसेस होते हैं कि बाहर का जो सॉल्टी वाटर होता है वो अंदर आ सकता है। तो इसलिए ऐसा ना हो सके तो ये जो बैक्टीरियोडोप्सिन होते हैं वो सेल के अंदर की एसिडिटी जो होती है वो मेंटेन करके रखते हैं, ताकि बाहर का जो सॉल्टी वाटर होता है वो अंदर ना आ सके। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि बैक्टीरियोडोप्सिन जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, जिसमें वो एसिडिटी जो होती है सेल के अंदर की वो मेंटेन करके रखते हैं। और वो किस लिए मेंटेन करके रखते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बाहर का जो सॉल्टी वाटर होता है वो अंदर ना आ सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये डायग्राम जो है ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो एक बार हम फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि हमने इस डायग्राम से क्या क्या चीज़ें सीखने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने देखा कि जब ये बैक्टीरियोडोप्सिन पर सनलाइट की एनर्जी बन आती है तो वो एक पर्पल कलर की लेयर बना लेता है। फिर ये जब बैक्टीरियोडोप्सिन एक्टिव हो जाता है तो उसने वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लिया है, जैसे कि हमने देखा कि उसने बाहर की तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लिया है। फिर तब ये प्रोटॉन पंप भी एक्टिव हो जाता है और फिर बाहर की तरफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेल के अंदर लाया जाता है। और जब ये प्रोटॉन जब सेल के अंदर लाया जाता है तब उस समय एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। और जब सेल के अंदर ज़्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं तो इसी बैक्टीरियोडोप्सिन द्वारा वो फिर से सेल के बाहर भेजा जाता है। तो कुछ इस तरह से सेल के अंदर की जो एसिडिटी होती है वो मेंटेन की जाती है। और वो तभी होता है जब सेल पर जब बैक्टीरियोडोप्सिन पर सनलाइट की एनर्जी पड़ती है। फिर अब आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से बैक्टीरियोडोप्सिन जो होता है वो पर्पल मेम्ब्रेन फॉर्म करा लेते हैं और किस तरह से वो एटीपी का प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। तो अब ज़रा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एटीपी नॉट यूज फॉर फूड सिंथेसिस। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया इस इमेज में कि जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो फूड बनाने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि वो सेल के दूसरे एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। तो इसलिए ये बात आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो फूड बनाने में यूज़ नहीं होता। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हैलोफाइल्स होते हैं इनका एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पर हमने देखा है हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस जो होते हैं वो हेलोफाइल्स के एग्जाम्पल है। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको हेलोफाइल्स जो है ये भी अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा और इसके एग्जाम्पल्स हमने हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस देखे हैं। तो अब ज़रा हम नेक्स्ट ग्रुप को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ज़रा हम लास्ट ग्रुप जो है थर्मोएसिडोफाइल्स इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। मतलब ये जो थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो वहाँ पर भी सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर करके ये जो थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। तो इसलिए ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये वहाँ पर भी रह लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर करके वो एरोबिक कंडीशंस में ही रहते हैं। मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है ये वहाँ पर ही रहते हैं। फिर उसी तरह से ये जो थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं वो केमोऑटोट्रॉप्स होते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है ये उस एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि केपेबल ऑफ टॉलरेटिंग हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिटी।
तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ये वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर हाई एसिडिटी भी होनी चाहिए। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी में रहते हैं। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट को देख सकते हो कि दे फॉर्म H2S इन एनारोबिक कंडीशन एंड H2SO4 इन एरोबिक कंडीशन। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, मतलब वो जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता तो ये वहाँ पर भी रहते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से आप देख सकते हो कि अगर वो एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता, तो वहाँ पर वो सल्फर का H2S में कन्वर्जन करा देते हैं। लेकिन उसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं वो ज़्यादातर करके एरोबिक कंडीशंस में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब वो एरोबिक कंडीशन में रहते हैं तो वहाँ पर वो सल्फर का H2SO4 में कन्वर्जन करा देते हैं। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जिसमें हमने देखा कि ये थर्मो एसिडोफाइल्स अगर एनारोबिक कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर ये सल्फर का H2S में कन्वर्जन करा देते हैं, लेकिन अगर ये एरोबिक कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर ये सल्फर का H2SO4 में कन्वर्जन करा देते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि थर्मो एसिडोफाइल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस। तो अब आप ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस जो होते हैं वो थर्मो एसिडोफाइल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स है इनके क्या फीचर्स हैं और इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं ये अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आर्कीबैक्टीरिया है इसके क्या फीचर्स होते हैं और इनके हमने कौन से ग्रुप्स देखे हैं। हमने देखा है मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये भी अब आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमने आर्कीबैक्टीरिया को अरर्रा बैक्टीरिया क्यों कहा था, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, मतलब अजीबोगरीब जगह पर रहते हैं। और उसी तरह से मैंने आपको ये बताया था कि हमने आर्कीबैक्टीरिया से अरर्रा वर्ड अरर्रा जो बैक्टीरिया है वो लिया है। और वो क्यों लिया है, हमने देखा कि उस इंसान के साथ जो हादसा हुआ था वो अरर्रा जैसा ही हादसा था, मतलब बहुत बुरा हादसा था। और उस हादसे से हमने ये देखा कि उस इंसान को ये पता लगा था कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो वाकई में अजीबोगरीब जगह पर पाए जाते हैं। तो इसलिए हमने आर्कीबैक्टीरिया को क्या कहा है, अरर्रा बैक्टीरिया। तो जब भी आप आर्कीबैक्टीरिया को अरर्रा बैक्टीरिया पुकारोगे तो इससे आपको जो इस इंसान के साथ हादसा हुआ था वो इंसिडेंट आपको याद आएगा और इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्कीबैक्टीरिया जो है वो अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कल फिर से कोशिश कर लेना। थैंक यू।